नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे लास्ट पार्ट डी कैपेसिटेंस हम करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा सही समझने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस फोर्थ पार्ट है आपका। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। फर्स्ट में हम इससे करते हैं क्या बिहेव करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर। देखो दोस्तों, फर्स्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होगी? जीरो। यहाँ पे समझाया भी गया है इसको, आपको ये मेन बात ध्यान रखनी है बस। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड द चार्जेस ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट लीविंग द पॉजिटिव कोर बिहाइंड एट एन इक्विलिब्रियम। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन बिकम इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड। सो द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देखो दोस्तों, क्या है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर रखा जाता है तो उसके अंदर जो उसकी सरफेस पे आएगा, यहाँ चार्जेस अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम जो है नेगेटिव वाली साइड से लेते हैं तो इस साइड में जो कंडक्टर होगा उसके ऊपर आ जाएगा बाय इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन दोस्तों अपोजिट हो जाएगी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से पास हो रहा था उतना ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और अंदर रह जाता है जीरो। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑफ द कंडक्टर होगा। ये पॉइंट आप याद रखें दोस्तों, बुक का आप यूज कर सकते हैं इसके आगे पढ़ने के लिए। देखो, थर्ड है नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। वही सेम है दोस्तों, इंटीरियर में जीरो हो जाएगा नेट चार्ज। चार्ज always resides outside on the surface of conductor। हमेशा ही क्या होगा दोस्तों? मतलब सरफेस पे कंडक्टर की चार्ज स्प्रेड होता है सरफेस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है दोस्तों इंटायर कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो अगर मान लिया की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो दोस्तों ये कांस्टेंट आ जाएगा। डीवी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में कांस्टेंट आ जाती है। ये इक्वेशन हम पीछे कर चुके हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट पे, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं दोस्तों। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, ये सरफेस है, यहाँ ज़्यादा चार्ज हो, यहाँ कम हो, इस एरिया में ज़्यादा हो, तो ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट होता है डिफरेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि आपने अभी किया था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसके बारे में हम इस टॉपिक इसके अंदर बात करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर टॉपिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटी ओल्ड नेम है दोस्तों ये कैपेसिटी उसका। व्हेन ए कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? एक एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, उसकी अक्षमता है चार्ज स्टोर करने की। जब भी हम क्या करते हैं, अगर उसको चार्ज दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। मीन्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
V। तो इसी की जगह पे हमने जो है यहाँ पे एक C कांस्टेंट ले लिया है और C इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। यहाँ पे जो C कांस्टेंट है इसी का नाम लिया जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अगर मान लिया हमारे पास में वोल्ट पोटेंशियल भी 1 वोल्ट हो जाता है, देन C इक्वल टू Q हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। कि एक यूनिट जो है चार्ज रिक्वायर्ड हो एक पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। देखो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट चाहिए, 1 यूनिट है 1 वोल्ट की, तो चार्ज की इक्वल जो होगा फिर वो कैपेसिटेंस हो जाएगा दोस्तों। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल। उसके पोटेंशियल को एक यूनिट रेज करने के लिए जो चार्ज रिक्वायर है उसको हम कैपेसिटेंस बोल देते हैं। सिंबल ये इस तरीके से हम दोस्तों सिंबल बनाते हैं इसका, कैपेसिटेंस के लिए ये सिंबल होता है। कैपेसिटेंस दोस्तों आप यहाँ पे जो है जो पढ़ रहे हैं वो क्या है कि आपने देखा होगा आपके घरों में पंखे के अंदर है, या फिर जो है कई जगह पे टीवी में देखा हो या रेडियो में, ये कैपेसिटेंस जो फिर विद्युत की मोटर के अंदर जो कंडेंसर बोलते हो ना आप, कंडेंसर वही कैपेसिटर होता है दोस्तों। उसी को कैपेसिटर, उसके अंदर चार्ज करने की जो क्षमता होती है स्टोर, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस सेड टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। 1 फैराड क्या है दोस्तों, कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो Q बाई में V था तो क्या हो जाएगा, Q के लिए चार्ज के लिए कूलम्ब और V के लिए। स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, स्मॉलर यूनिट है कुछ, हम यहाँ पे जो है स्मॉलर यूनिट कर सकते हैं कि जैसे माइक्रो फैराड लिखें तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। नैनो लिखें 10⁻⁻�9, पिको लिखें 10⁻⁻12 फैराड के इक्वल होती है स्मॉलर यूनिट। डायमेंशन निकालेंगे दोस्तों तो हमें पता है C इज इक्वल टू QV। तो इसी को हम जो है Q और V पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन बाय चार्ज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे जो है ये ऊपर लेकर के जाएंगे Q स्क्वायर हो जाएगा, Q मीन्स चार्ज, 80 स्क्वायर डायमेंशन है इसकी, और वर्क डन M2 ml2 t-2 इसकी डायमेंशन है। अगर हम इसको करते हैं सॉल्व तो हमारे पास में डायमेंशन आ जाती है m-1 l-2 a2 t4। एक क्वेश्चन है दोस्तों इसी के बेस्ड, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ 10 पिको फैराड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन। देखो कैपेसिटेंस दे दिया है और V दे दिया है, मतलब यहाँ पे C की वैल्यू दी है और V की वैल्यू दी है। V की वैल्यू 250 वोल्ट और कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 पिको फैराड। तो पिको है तो हम इसको फैराड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, पहले 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास में आ गया 10⁻⁻11 फैराड। तो अगर चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। इस तरीके से हम इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है तो उसके ऊपर क्या कैपेसिटेंस होगा। देखो एक हम ये स्फेरिकल कंडक्टर मान के चले जो कि R रेडियस है, प्लस Q चार्ज यहाँ है वो सेंटर पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट ए बी द ए चार्ज Q बी गिवन टू द स्फीयर विच इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर पे ले लिया है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, V इज इक्वल टू Q/4πε0 R। तो यहाँ से हम जो है निकाल लेते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है Q में V, और V की वैल्यू क्या है, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और ऊपर आ जाएगा 4πε0 R। देखो यहाँ से क्या बातें आ गई हमारे पास में, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये रेडियस रही दोस्तों। द अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर
कंडक्टिंग स्फीयर, होलो और सॉलिड। किस किस के लिए जो है ट्रू है? कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो होलो हो चाहे वो सॉलिड हो। कैपेसिटी ऑफ अर्थ, इसी तरीके से हम देखो इसी फॉर्मूले से हमारे पास में कैपेसिटी आ गया निकालने का, कैपेसिटर निकालने का। तो अर्थ निकालने दोस्तों आर पे डिपेंड करता है। तो आर रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है? आर हमारे पास में ये देते हैं 6400 किलोमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या कर सकते हैं? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के अंदर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मीटर में काउंट कर ली हमने। रेडियस हमारे पास में आ गई, 4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो इसकी वैल्यू ये 1/4πε0 की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के डिवाइड बाई में आ जाएगा। और उसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में आ जाता है 0.711 इंटू 10⁻³ फैराड। और इसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? 711 माइक्रो फैराड। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब देखो दोस्तों कैपेसिटर कैसे काम करता है और इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है। ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। देखो दोस्तों एक क्या है, एक ऐसी अरेंजमेंट है कैपेसिटर जो कि क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने के काम करता है। अब यहाँ पे देखो दो प्लेट दिखाई गई हैं आपको, एक इंसुलेटेड की गई है नीचे से। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 है प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज न्यूट्रल। बी को न्यूट्रल रखा गया है और ए क्या है? ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिवली चार्ज मानी गई है। व्हेन ए न्यूट्रल बी प्लेट इज ब्रॉट नियर ए, तो ए न्यूट्रल है तो जो सॉरी बी प्लेट जो न्यूट्रल थी उसके पास में जब ए को ले जाया जाता है, चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन बी सच दैट द इनसाइड नियर ए इज नेगेटिव एंड अदर इज पॉजिटिव। जब देखो स्पेस को ले जाया गया, ये न्यूट्रल थी, बराबर मात्रा में था, मतलब इसके पास में चार्ज, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि इसके इनसाइड पॉजिटिव की साइड में तो इस पे इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड में हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे। फिर क्या किया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया इसकी साइड को अर्थ से। द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ ए एंड बी इन स्टेप 1 and 2 remains the same because the potential due to positive and negative charges on B cancel out। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये जो है पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, तो रिपेल करेगा ना इससे अपोजिट में बाई कंडक्शन। तो यहाँ ये क्या होता है, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके थर्ड स्टेप के अंदर हम करेंगे, देखो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, व्हेन द फर्दर साइड ऑफ बी इज अर्थ द पॉजिटिव चार्ज ऑन बी गेट न्यूट्रलाइज एंड बी इज लेफ्ट ओनली विद नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, अर्थ के अंदर चला गया, अर्थ कर दिया हमने उसको, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया और उससे क्या हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया। नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। तो डिक्रीज होने लग जाएगा कुछ ना कुछ पोटेंशियल, क्योंकि एक साइड में पॉजिटिव है एक साइड में नेगेटिव है, बी पर नेगेटिव रह गया। टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू सेम वैल्यू एज वाज इन स्टेप 2 एन एडिशनल अमाउंट ऑफ चार्जेस कैन बी गिवन टू ए प्लेट ए। तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्जेस को देने पड़ेंगे। दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इंक्रीज, ए पर इंक्रीज करने की वजह से, तो द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम बन गया दोस्तों, उसको हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। देखो दोस्तों मैं दोबारा से एक बार डायग्राम से बताता हूं आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कि ये एक पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट ली हमने, ये न्यूट्रल ली, तब इसको इसके पास में लेके गए ए को, तो क्या होता है, इसकी इस साइड में तो नेगेटिव चार्ज आएगा बाई इंडक्शन और इस साइड में रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव वाली साइड को हमने क्या किया,
अर्थ कर दिया, यहाँ पे ये अर्थ कर दिया, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, बट ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस चार्ज को, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये चार्ज डिक्रीज होता चला जाएगा। बट अगर हमें ये पहले वाला ही बिल्कुल सेम रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ ए प्लेट को चार्ज देते रहना पड़ेगा। तो हम चार्ज देते रहेंगे तो ये काम चलता रहेगा, इस तरीके से चार्जिंग स्टोर होकर के हमारा काम चलता रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इस सिस्टम को, इसको कंप्लीट को बोलते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर यही काम होता है हमारे घरों में जो लगे हुए कंडेंसर हैं उनके अंदर। देखो दोस्तों, अब है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस निकालेंगे इसका कि किस तरीके से निकालते हैं। ये वही सिस्टम लगे हुए चले हैं, एक ए प्लेट है, एक बी प्लेट है, इसके ऊपर हम मान के चले सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर माइनस सिग्मा, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट, इनके बीच में इन बिटवीन डिस्टेंस है डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, तो ए की इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए इसका क्या है एरिया, ये हम मान करके चले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is an arrangement of two parallel conducting plates of equal area separated by our medium or any other insulating medium such as paper, mica, glass, wood, etc. उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर दो प्लेटें होती हैं दोस्तों, जो या फिर जो है एयर से सेपरेटेड होता है या फिर जो है हम इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, E इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय में डिस्टेंस, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जितना भी था वो, और तो हमारे पास में पोटेंशियल क्या हो जाएगा इनटू डी। ई की वैल्यू हम प्लेट के लिए निकाल चुके हैं, तो वो क्या आई थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो रख दी हमने, और डी ये वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको। सी, बट सी क्या है, चार्ज बाय पोटेंशियल, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमने जो उसके अंदर लिखा था, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, वी की वैल्यू रखने पे हमारे पास में बन जाएगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये क्या है, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, देन देखो अगर रिलेटिव परमिटिविटी हो तब जो है हमारे पास में, और तब किसी मीडियम से फिल किया गया हो तब जो है हमारे पास में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, और क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये डिस्टेंस और ये एरिया, एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर की जा सकती है, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं हम, दो टाइप में है दोस्तों, सीरीज में और पैरेलल में। फर्स्ट में हम सीरीज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे जब द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओनली थ्रू वन पाथ। तब हम एक पॉइंट मान लिया ये ए और ये जो है बी, अगर यहां से यहां तक जाने के लिए हमारे पास में बस एक ही रास्ता है तो हम कहेंगे कि जो कैपेसिटर जोड़े गए हैं वो सीरीज के अंदर है। सीरीज में और क्या क्या होता है दोस्तों वो कुछ लिखा गया है, देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। देखो चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है दोस्तों, इतना याद रखें, और पोटेंशियल क्या होता है अलग अलग कैपेसिटर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम यहाँ पे देखो दोस्तों क्या लेकर के चले हैं, ये हमारे पास में कैपेसिटर का सिंबल है जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कैपेसिटेंस है, और यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है इनके अंदर स्टोर, V टोटल पोटेंशियल है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है V1, V2 और V3 तीनों कैपेसिटर के अंदर।
बट हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी और V इज इक्वल टू क्यू बाई सीरीज के अंदर है, इसलिए हमने क्या कर लिया है, सीरीज लगा लिया है, S लगा लिया है, इसलिए यहां पे क्या आ गया हमारा S ले लिया हमने दोस्तों, तो ये S आ गया। तो इसी तरीके से V1 के लिए लिख सकते हैं, यहां C1 हो जाएगा कैपेसिटर के C2 और वेयर CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और नेट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस हम मान सकते हैं सीरीज के अंदर। वन इक्वेशन अगर हम यूज करें तो उसके अंदर दोनों सब की वैल्यू रख दी हमारे पास में, तो सब दोनों साइड से देखो Q कॉमन आ रहा है, Q को कॉमन लिया तो Q को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आ गई ये। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे समेशन लगा सकते हैं, हमारे समेशन लगा दिया, जितने भी कैपेसिटर जोड़े गए होंगे उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन वहां तक ही लग जाएगा, I इक्वल टू 1 to n तक हमने लगा दिया। तो हम देखो इससे क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। देखो रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये सम हो रखा है दोस्तों, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल है। इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। नोट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर लेस देन होगा। पैरेलल में चलते हैं दोस्तों, पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल between any 2 points if we can proceed from one point to other along different paths। उसके अंदर सेम पाथ था दोस्तों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट पाथ। कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर दो, उसी जैसे उसके अंदर हमने किया था कि चार्ज सेम रहता था, पोटेंशियल डिफरेंट, बट पैरेलल के अंदर वही उल्टा हो जाता है, पोटेंशियल सेम रहेगा और चार्ज डिफरेंट। तो चार्ज डिफरेंट है तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्यों, और वो ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है सीरीज में जोड़े गए हैं, हमने जोड़ रखे हैं सीरीज के, सॉरी पैरेलल के अंदर, तो ये पैरेलल के अंदर जोड़े गए हैं। तो ये C1 C2 कैपेसिटर के कैपेसिटेंस हैं तीनों के, और यहाँ पे V पोटेंशियल है इन सब में, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1 Q2 Q3। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CPV, P किसके लिए लगाया, पैरेलल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, तो ये तो टोटल चार्ज के लिए हमने ये लगा दिया है CPV। तो अगर हम मान लिया अलग अलग के लिए निकालें तो Q1 चार्ज के इक्वल क्या हो जाएगा, C1V। Q1 तो C1 के अंदर था, Q2 किसके अंदर था, सेकंड के अंदर था, और जो है Q3 किसके अंदर था, थर्ड के अंदर था। तो अगर इसी वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर रखें तो CPV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। CP इज इक्वल टू मीन्स, CP मीन्स कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसी को अगर हम जो है आगे बढ़ाना चाहें कि यहाँ पे 3 का हमने केस लिया है कि 4 हो, 5 हो या n तक हो, तब हम समेशन लगा करके टोटल इस तरीके से हम इसको रिजल्ट को लिख सकते हैं जनरली। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सो वी कैन से दैट जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल आएगा। नोट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लार्जर देन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, लार्जर होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, वहां क्या था, लेस था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर टू ऑफ द कैपेसिटर। देखो दोस्तों प्रोसेस क्या है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को ट्रांसफर ही करना है, चार्जिंग स्टोर होने का मतलब। तो
तो वही जो है इसके अंदर प्रोसेस हम लेने वाले हैं। देखो यहाँ ये पोटेंशियल से जोड़ा गया है, ये दो प्लेट्स, इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये प्लस क्यू चार्ज इस पर, माइनस सेकंड प्लेट के लिए, सेकंड के लिए हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। क्या हो रहा है इसके अंदर, द मोमेंट ऑफ चार्जिंग starts there is a potential difference between the plates, therefore the transfer charges against the potential difference, some work is to be done। देखो यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्जेस का दोनों प्लेट पे, उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर होगा चार्ज, तो उसको कुछ ना कुछ उसने वर्क किया है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर होने के लिए। The work is stored as electrostatic potential energy in the capacitor। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो वर्क उसके अंदर स्टोर होता है। अगर हम मान के चलें डी क्यू बी द चार्ज ट्रांसफर्ड अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तब उसने कितना वर्क किया, ठीक है, या उसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी की फॉर्म में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर की। तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वही किया पोटेंशियल इनटू चार्ज। और पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं हम, जो है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, और यहाँ से वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी, वही हमने यहाँ पे लिखा है, क्यू बाई सी ले सकते हैं। ये है स्मॉल के लिए दोस्तों। अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे द टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज क्यू, तो कहाँ से कहाँ तक, क्यू चार्ज तक डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखो सी कॉमन है, 1/c बाहर आ गया, और ये कह गया कि क्यू डी क्यू, ये रह गया हमारे पास में। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज होकर के डिवाइड बाई में 2, क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्यू की वैल्यू हम जानते हैं कि वैल्यू सी वी है, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, एक सी से एक सी कैंसिल, वी स्क्वायर रह जाएगा, तो 1/2 सी वी स्क्वायर। और अगर हम सी की वैल्यू रख दें, यहाँ से ही सी की वैल्यू रख दें, तो ये आ जाएगी क्यू बाई में, यहाँ से अगर वैल्यू रखते हैं तो ये सी की वैल्यू सॉरी अगर हम मान लिया यहाँ पे मान लिया वी की वैल्यू रख दें, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसकी जगह पे, तो तब क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट होकर के ये वैल्यू भी आ जाती है दोस्तों। ये भी रख सकते हैं आप दोस्तों। तो ये आ जाएगी हमारे पास में रिजल्ट, जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। पहले तो हम एनर्जी स्टोर्ड क्या आई थी, हाफ सी वी स्क्वायर, बट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पैरेलल प्लेट के लिए, वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आई है, और वी की वैल्यू हम जानते हैं ई डी है, ये भी हम यूज कर चुके हैं उसी टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे देखो सी की और वी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू रख दी जाए, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको हमने क्या किया, ए डी को इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास में, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक एनर्जी की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो ई क्या है आपके पास में, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बिटवीन ऑफ कैपेसिटर्स प्लेट। तो इस तरीके से आप देखो दोस्तों कि जो एनर्जी की जो हमने डेफिनेशन दी थी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे ये वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम सिंपली हम याद रखें कि वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। LBH को हम LB को क्या लिख सकते हैं, एरिया, और HH क्या है, हाइट है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस थी उसके इन बिटवीन, दो प्लेट के बीच में D डिस्टेंस थी, तो यहाँ पे है हाइट, ये डिस्टेंस उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें, AD क्या करेगा, वॉल्यूम का काम करेगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ये हमारी एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में,
Jm-3 वॉल्यूम के लिए ये, और जो है J एनर्जी जूल के लिए। इसी तरीके से अगर हम जो है इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करें तो क्या हो जाएगा, सीरीज का हम रिजल्ट जानते हैं दोस्तों, यही आया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C। तो एनर्जी हमारे पास में क्या आई है, हाफ Q/CS। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम उसको चेंज करके, तो इस Q स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं और CS की जगह पे ये एनर्जी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई एनर्जी, सब अलग अलग दोस्तों। इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ U1 एनर्जी यहाँ से 2 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम इस तरीके से, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर, कि इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है उन सब के सम के इक्वल होगी टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी सिस्टम के अंदर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। पैरेलल के अंदर इसी केस को अगर हम लें तो क्या बन जाएगी आपकी, पैरेलल का हम जानते हैं दोस्तों कि क्या है, Cp इज इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास में C1 प्लस C2 प्लस C3 सो Cn, और एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। तो CV की जगह पे C टोटल के लिए हम Cp लगा देते हैं, Cp की वैल्यू रख दें यहाँ यही। अब इसको अगर हम कंबाइन करके देखेंगे हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर, तो ये अलग अलग कैपेसिटर के लिए एनर्जी आ जाएगी इस तरीके से। तो ये भी क्या आ गया, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो ये थी दोस्तों कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।